नमस्कार, शाम के बज चुके हैं 4। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे और पहली खबर रहेगी लखनऊ से। दरअसल यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने को लेकर केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी अब नीति आयोग बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष सूबे के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ होंगे। दूसरी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है मदरसों का सर्वेक्षण। आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, प्रयागराज दौरे पर रहे शिवपाल यादव के बयान को लेकर यह तीसरी बड़ी खबर रहेगी। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, सपा अध्यक्ष पर बरसते हुए। चौथी बड़ी खबर रहेगी यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह की खबरों के बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं, जो भी अफवाह फैलाएगा उनके खिलाफ रासुका लगेगी। इन खबरों के अलावा भी कई बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो बड़ी खबर यह है कि केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी नीति आयोग बनेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने पर फोकस किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक खाका भी तैयार कर लिया। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी के सामने पेश की जाएगी रिपोर्ट। प्रेजेंटेशन के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद आयोग का गठन होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो सकते हैं सेवानिवृत्त अवनीश अवस्थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो सकते हैं सेवानिवृत्त अवनीश अवस्थी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे केंद्र में आप जानते हैं कि नीति आयोग है, वैसे ही नीति आयोग अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी तैयार होगा और उसको लीड करेंगे। जानकारी यह है कि उसको लीड कर सकते हैं पूर्व गृह मंत्री एसीएस होम अवनीश अवस्थी उसको लीड कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए। एसके वाजपेयी का सीधे रुख करेंगे। एसके, ये जो नीति आयोग की फंक्शनिंग रहेगी वो किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग रहेगी, और जानकारी ये भी है कि पूर्व एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो इसको लीड करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम केंद्र के नीति आयोग की बात करें तो जहां उसका उपाध्यक्ष पूरी तरीके से बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जो केंद्र का नीति आयोग है, अगर हम बात करें उसके उपाध्यक्ष की, तो पूरी तरीके से वो उसको गवर्निंग करता है। सारी चीजों की प्लानिंग होती है, किस मद में कितना बजट जाना है, चीजें क्या क्या हैं जिन पर काम करना है, उसका एक पूरा खाका तैयार होता है और वो देश के सरकार के द्वारा पूरे भारत भर की सभी राज्य सरकारों को बताया जाता है, भेजा जाता है। उस हिसाब से काम होता है। लगातार नीति आयोग की जो बैठकें होती हैं वो प्रदेश स्तर पर भी आकर की जाती हैं और देश स्तर पर भी होती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाना, उसके लिए उत्तर प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर, जिसको लेकर लगातार काम हो रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस पूरे नीति आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश का नीति आयोग होगा, केंद्र की तर्ज पर होगा, उसी गवर्निंग बॉडी के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में काम करेगा। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री उसको लीड करते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश खुद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसके उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश आईएएस हैं वो तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के काफी लगातार तो उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव यूपीटा जैसे पदों पर रहते हुए बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं काम कराएं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो एक बड़ा वर्क हुआ वो उनके उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव गृह रहते हुआ। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं उनको एक बड़ी कमान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा सकती है। हालांकि खबर यह भी है कि लगातार इस पूरे आयोग को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, खाका तैयार है। अब इसका प्रेजेंटेशन होना है और प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होगा, जिसके बाद इस पर अंतिम मोहर लगेगी। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अंतिम मोहर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाया जाएगा, जहां से इसको पास कराया जाएगा, जिसके बाद इस आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि चीजें अभी प्राथमिक तौर पर हैं और लगातार इन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गठन किया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर किस तरीके के नीतियां हैं वो बनाई जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाए, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र हो या दूसरे
जो क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेश आ सकता है या उस क्षेत्र में काम करके बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, उस पर काम कैसे किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो औद्योगिक शिक्षा है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए। जिस तरीके से केंद्र का नीति आयोग अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों को केंद्र के जरिए से सभी प्रदेशों में इंप्लीमेंट कराया जाता है, कुछ उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोशिश है कि हमारा भी आयोग हो जो कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ने के लिए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए पहले सिस्टम में स्मूथनेस की जरूरत है, यानी किसी भी तरीके के अवरोधक ना हो, इसीलिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है जहां पर फ्लुएंसी हो, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी अवरोधक ना हो। इसीलिए इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है केंद्र से ताकि स्मूथनेस रहे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो प्रदेश सरकारें हैं अभी तक जो उनके प्रदेश की मांग होती है, जो जरूरत होती है, उसको लेकर नीति आयोग के पास वो अपना प्रस्ताव ले जाते हैं, प्रस्ताव जाता है, विचार होता है, विचार होने के बाद गवर्निंग बॉडी से सारी चीजें फाइनलाइज होने के बाद उस पर किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। कुछ उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी नीति आयोग होगा, चाहे वो बाहर से आने वाले निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो या उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न विभाग हैं वो कैसे मिलकर एक साथ काम करें। सीधे तौर पर अगर नीति केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नीति आयोग बनता है तो सीधी सी बात है कि सभी विभागों का कनेक्शन सीधे तौर पर नीति विभाग से होगा, और जब नीति आयोग जैसा कोई आयोग होगा तो निश्चित है कि अपनी नीतियों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से। अच्छा, इसको यूं भी समझा जा सकता है कि विकास की राह को शॉर्टकट देने के लिए, जैसे विकास की राह पर आपको आगे बढ़ना है तो 100 जगह पर आप जो फाइल्स हैं उसको घुमाने की बजाय अब एक रूट तय कर दिया जाएगा और वो रूट नीति आयोग रहेगा। आप वहां पर जाइए, प्रपोजल दीजिए, प्रपोजल आपका सिलेक्ट होता है, सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से उसको जैसे ही एकदम फाइनल किया जाता है फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, सीधे उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सीधे तौर पर कोशिश यही है कि सभी विभागों का बिखराव ना हो। नीति आयोग जो कि उत्तर प्रदेश का आयोग होगा, कुछ इस तरीके का आयोग हो जिससे सभी विभाग कनेक्ट हों। अगर एक कोई नीति बनती है, एक कोई प्रस्ताव बनता है या कोई निर्णय लिया जाता है तो सीधे तौर पर जिस विभाग की जो भूमिका उस प्रस्ताव में हो सकती है सीधे तौर पर उसको निर्देशित किया जा सके, ताकि जो चीजें हैं वो उस अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाएं, जिस हिसाब से उन चीजों को समय रहते तेजी के साथ पूरा कर दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और फाइल एक दफ्तर से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में जो घूमती है उसका जो समय बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो, और सीधे तौर पर उसमें जो वरिष्ठ अफसर रखे जाएंगे जो कि इस पूरे प्रस्ताव को तैयार करेंगे, इन सारी चीजों को विचार करेंगे, जैसे कि केंद्र का नीति आयोग तैयार करता है, उन पर विचार होता है, उसके बाद उस प्रस्ताव को लाया जाता है, गवर्निंग बॉडी बैठती है और सारी चीजें देखी जाती हैं, कई स्तर पर मंथन होता है, तब किसी चीज पर मोहर लगती है। एसके वापस लौटते हैं आपके पास और खबरों पर अपडेट के लिए। इस बीच देखिए, आप जैसा एसके वाजपेयी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जैसे केंद्र की पूरी गवर्निंग बॉडी काम करती है वैसा ही बिल्कुल एक फंक्शनिंग सिस्टम यहां पर भी लागू किया जा रहा है, जिसके लिए प्रपोजल रेडी हो चुका है और उसको एकदम अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इस बीच देखिए, चुनाव भले ही दूर हो लेकिन राजनीतिक पारा बहुत तेजी के साथ चढ़ रहा है, और वो भी नेताओं की बयानबाजी के जरिए, ट्वीट के जरिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट कर सपा पर हमला बोला। सपा यूपी में जनाधार खोती जा रही है, इनके परिवार, पार्टी और गठबंधन में झगड़े हैं, इनके कामों से लोगों में निराशा क्यों ना हो। यह मायावती का ट्वीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर था। मायावती के ट्वीट पर पलटवार भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आजकल पूरे तेवर अख्तियार किए हुए हैं और जो भी हमला करता है उसका जवाब देते हैं। मायावती खुले खुले अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साध रही है और कहती है कि इनके कामों से लोगों में निराशा क्यों ना हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे हमला बोला ट्वीट कर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर, और ट्वीट कर हमला बोलते हुए वो लिखती है कि इनसे लोग दूर क्यों ना हो। सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिली भगत के आरोप लगाए, कहा कि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सपा की मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहां वॉकओवर मिला हुआ है, सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है, इससे आमजन में नाराजगी है। और जब मायावती हमला करेंगी तो अखिलेश कैसे खामोश बैठ जाएंगे। अखिलेश ने भी जवाब दिया ट्वीट कर। वो इशारों में निशाना साधते हैं और लिखते हैं कि 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश
और जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है। इसीलिए अपने लाउडस्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउडस्पीकर्स का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उसके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। अब देखिए, यहां लड़ाई दोनों के बीच में विपक्ष बनने को लेकर है। मायावती यह प्रूव करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी विफल रही है जनता के मुद्दे उठाने में। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप तो खुद बी टीम हैं, वही आरोप मायावती लगाती हैं। यह दरअसल सियासी खेल है। हर कोई इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर अपने अपने लिहाज से कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उनकी तस्वीर शेयर कर डाली और तंज कसा। पूछा कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर नहीं हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? एसके वाजपेयी की तरफ रुख करेंगे। एसके, 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन नेताओं की ये सियासी बयानबाजियां पारा एकदम फिट करे बैठी हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहते भी हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जहां तक ट्विटर वार का सवाल है, निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन मूड में चल रही है। कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकाल रही है। तो सीधे तौर पर चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में जो वो नहीं कर सके, 2024 में कुछ ऐसा किया जाए, जिसको लेकर लगातार पार्टियां लामबंद हो रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि वोटर्स भी अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। सीधे तौर पर बड़ी संख्या, लेकिन इस बीच एसके वाजपेयी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश के निशाने पर बार बार केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों हैं? जब 100 विधायक लाने का ऑफर देते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को देते हैं। ये क्या उनकी दबती नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? बार बार जब देखो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उनके टॉन्ट जारी रहते हैं। बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो पिछड़ों के नेता के रूप में केशव प्रसाद मौर्य का नाम जाना जाता है और समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है, जिसमें पिछड़ों में खास तौर पर यादव जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस पर अपना हक जताती है। और पहले के जो चुनाव भी रहे हैं उनमें इस तरीके के आंकड़े भी आते रहे हैं जब बड़े पैमाने पर जो पिछड़ा वोट बैंक रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा। सीधे तौर पर बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किए थे, उन सभी सम्मेलनों का जो नेतृत्व किया था वो केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को यह बात बहुत भली भांति पता है कि अगर ये चीजें लोगों को बताई जाएं कि आखिर कितनी चल रही है केशव प्रसाद मौर्य की, तो शायद जो ओबीसी वोट बैंक है जो कि केशव मौर्य के सहारे बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उस मैसेज पहुंचाया जाए। यही एक वजह है कि आपने जब भी देखा होगा वो सीधे मुख्यमंत्री या सरकार को घेरने के बजाय ज्यादातर वो केशव प्रसाद मौर्य को ही घेरते नजर आते हैं, चाहे वो सदन रहा हो या फिर सदन के अलावा बाहर जब जब उन्होंने बयान दिए या उसके अलावा इस तरीके के ट्वीट्स उनके जब जब आए। सीधे तौर पर एक मैसेज है, वो मैसेज देने की कोशिश ओबीसी वोटर्स को है कि आप देख सकते हैं कि ओबीसी वोटर्स जिनका नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके विभाग की क्या स्थिति है। इन बहुत सारे मैसेजेस और ट्वीट्स के जरिए अखिलेश यादव एक मैसेज सर्कुलेट करना चाह रहे हैं सीधे तौर पर जो ओबीसी वोटर्स के लिए। यही एक वजह है कि वो लगातार केशव प्रसाद मौर्य को घेरते हुए नजर आते हैं। सदन में भी उनकी नोकझोंक हुई थी जो सभी ने देखी है और निश्चित तौर पर इस तरीके के ट्वीट्स भी कहीं ना कहीं उस रणनीति का हिस्सा हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई जंग है वो जंग ये है कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए वो किस पार्टी को कितना चला जाए। यही एक वजह है कि सुबह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में अखिलेश यादव का सीधे नाम लेकर उन्होंने उन पर कई आरोप लगाए, यहां तक कि यह भी कहा कि बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है और जिस तरीके के उनके पर बड़ी बात है इसके झगड़े और उनके अखिलेश यादव मायावती पर निशाना भी साधते हैं और उनको पूरा राजनीतिक फायदा भी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए मायावती भले ही खुलकर बोले लेकिन आमतौर पर अखिलेश यादव इशारों में तंज कसते हैं मायावती के ऊपर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे ही मायावती का ट्वीट आया उसके करीब 2.5 से 3 घंटे बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष कहकर संबोधित किया था। लेकिन अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया उसमें बीएसपी सुप्रीमो का नाम लिखने के बजाय उन्होंने साफ लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लाउड स्पीकर दल हैं वो लगातार बोल रहे हैं लेकिन उनका माइक कहीं और है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की जिसको बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में उठाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ उनकी मिली
मिली भगत है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वाकओवर दे रहे हैं क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को कोई परेशानी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह जवाब देने की कोशिश की कि बीजेपी के लाउड स्पीकर दल बोल रहे हैं लेकिन उनके माइक कहीं और हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधे तौर पर उनका निशाना मायावती की तरफ था और कहीं ना कहीं जो मायावती ने सुबह ट्वीट किया उसका जवाब देने की कोशिश अखिलेश यादव ने करीब 3 घंटे बाद अपने ट्वीट से की है। अब देखना यह है कि इस पर बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से क्या जवाब आता है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया वो जरूर साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि उनका टारगेट अखिलेश यादव है, लेकिन जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं इशारों में बीएसपी सुप्रीमो को भी एक मैसेज देने की कोशिश की। अब इनके मैसेज को समझने के बाद बीएसपी सुप्रीमो क्या लिखती है यह देखना जरूर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हम अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो द्वंद्व है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी की तैयारी पूरी है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी ट्विटर के सहारे ही सही लेकिन उस मैदान में कूद आया है और लगातार ट्विटर वार चल रही है। जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं, मुख्यमंत्री खुद जिले जिलों का दौरा कर रहे हैं और पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो मुख्यमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं। करीब दर्जन भर जिलों के दौरे मुख्यमंत्री पिछले 15 दिन में कर चुके हैं और कल से लेकर आगे आने वाले 2-3 दिनों तक भी मुख्यमंत्री के दौरे लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष इन सारी चीजों को समझ रहा है कि बीजेपी 2024 को लेकर पूरी कमर कस चुकी है, संगठन से लेकर सरकार तक मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो और बाकी के दो हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्विटर के सहारे अपना ठीक है। एसके आपके पास वापस लौटते हैं, एसके आपके पास वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी की सियासत में फिर से हलचलें तेज हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हैं, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। सपा नेता आईपी सिंह ने ये पोस्टर लगवाया है। नीतीश और अखिलेश की मुलाकात के बाद ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये नीतीश और अखिलेश की जो जोड़ी है वो मोदी सरकार की विदाई की वजह बनेगी। एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए, वैसे भी कहते हैं कि यूपी पॉलिटिक्स या पूरी पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, यानी कि जैसा माहौल बनाओगे उस माहौल में लोग रम जाते हैं। तो वही परसेप्शन की लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और आप देखिए ये यूपी की सियासत में हलचलें तेज हो गई। इस पोस्टर के बाद में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वैसे भी जब से बिहार में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और जब से वो बाकी विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर सरकार में आए हैं तब से लगातार ये नीतीश की जो बैठकों का सिलसिला चला हुआ, उसके बाद अब उनकी अखिलेश से मुलाकात और अखिलेश और नीतीश की मुलाकात के बाद ये पोस्टर्स कुछ तो कहते हैं। एसके वाजपेयी लगातार बने। एसके, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये लगे पोस्टर क्या कहते हैं? किस तरीके की सिगबुगाहटें हैं इस वक्त यूपी की पॉलिटिक्स में? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो देश की सरकार में उत्तर प्रदेश और बिहार का हमेशा अहम योगदान रहा है। हालांकि अखिलेश यादव दिल्ली में थे और बिहार सीएम नीतीश कुमार उनसे मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, बहुत सारी चीजें निकलकर मीडिया में तो जरूर नहीं आती हैं। अखिलेश यादव शांत रहते हैं लेकिन नीतीश कुमार ने उस दौरान भी बोला था। कहीं ना कहीं उसके बाद अब ये पोस्टर वार शुरू हो गया है जिसमें अखिलेश यादव के साथ रहने वाले आईपी सिंह, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, लेकिन कुछ खटपट हुई जिसके बाद 2019 के चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनकी तरफ से ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं और इन पोस्टर्स में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि बिहार से भी अब, जो कि अगर हम 2019 या 2014 की बात करें तो नीतीश कुमार मोदी या एनडीए के साथ थे और सीधे तौर पर अगर हम 2024 की बात करेंगे तो अब नीतीश कुमार ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है, मैसेज है देने की अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को, कि अब वो हतोत्साहित ना हो। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार चीजों को लेकर चल रहे हैं, ममता बनर्जी भी चल रही हैं और अब अखिलेश यादव की मुलाकात अगर उनसे होती है, इन सारी चीजों को लेकर बात होती है, 2024 को लेकर रणनीति बनती है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। जिसको लेकर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हो, सीधे तौर पर एक मैसेज जरूर सर्कुलेट करने की कोशिश इन पोस्टर्स के जरिए की गई है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चुनावी माहौल लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में अभी सबसे बड़ा चुनाव अगर हम कहें अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, जो कि निकाय के चुनाव हैं, और उसके बाद जो चुनाव होगा वो सीधे तौर पर 2024 का। तो एक मैसेज जरूर उसके पहले कन्वे करने की कोशिश है, क्योंकि 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा नगर निकाय हैं। तो सीधे तौर पर जो इन चुनावों में जीतेगा कहीं ना कहीं उसका बड़ा प्रभाव आने वाले 2024 में भी होगा। तो उसके पहले इस तरीके के पोस्टर से एक मैसेज जरूर सर्कुलेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं लगातार इसी राह पर चल रहे, भले ही वो सोशल मीडिया का सहारा हो। बहुत शुक्रिया एसके आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा एसके वाजपेयी ने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त यूपी की पॉलिटिक्स में किस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच बड़ी खबर, यूपी में बच्चा चोरी की तेजी से फैल रही अफवाह, शहर शहर बच्चा चोरी की अफवाह पर मारपीट हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। यूपी में अगर कोई भी बच्चा चोरी की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी, रासुका उस पर लगेगी। यूपी के 21 जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैली है और प्रशांत कुमार कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई बात नहीं है या कोई ऐसा गैंग सक्रिय यूपी में नहीं है। हाँ, अब अगर कोई भी ऐसी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, रासुका उस पर लगेगी। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने पर रासुका लगेगी, यानी अगर किसी ने भी बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी यूपी पुलिस ने कर ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों से खबरें आई हैं जहां पर बच्चा चोरी गैंग के शक में कई युवकों की बड़ी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। कई ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लोगों को पकड़कर मारा जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन पर शक है कि वो बच्चा चोरी गैंग का सक्रिय सदस्य है। और वहीं प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पूर्व आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक लाइन में कहूंगा कि ये बेसिर पैर की अफवाहें हैं और इस तरह के इंसिडेंट हमेशा होते आए हैं। एक्चुअली ये एक भीड़ की मानसिकता है, 2-4 घटनाएं हो जाती हैं और उसको कनेक्ट करके पूरे इलाके में अफवाह फैल जाती है, जैसा कि इस समय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई स्टेट्स में और लगातार, चाहे यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, हर जगह हो रहा है। तो ओवरऑल मिलाकर के ये भीड़ तंत्र है। अब आपने एक सवाल पूछा कि इस पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए। इस पर नियंत्रण बिल्कुल तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा तंत्र है, जो सरकारी पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको जन जागरूकता के साथ साथ प्रिवेंटिव भी एक्शन लेना पड़ेगा, जो लोग इसके फैलाने में एक्टिव रोल कर रहे हैं, क्योंकि शरारती तत्व हर जगह होते हैं। किसी का कुछ उद्देश्य होता है, किसी का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ लोग केवल शरारतन ये सब करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और प्रिवेंटिव अरेस्ट करना शुरू करें। मुझे नहीं लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा ये फैल पाएगा। और चलिए फिलहाल 4 का चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।